गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बाबा साहब के लोकतंत्र पर विचार। उनके लोकतंत्र पर विचार जानने से पहले मैं थोड़ा 2-3 मिनट के लिए कुछ ब्रीफ करना चाहूँगी आपको। जैसे कि पूर्व व्याख्यानों में स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यतः 3 क्षेत्रों में उनका योगदान हम कह सकते हैं। पहली बात, दलितोद्धार क्षेत्र में जो इस दलित समाज, जो शोषित समाज है, उसको न्याय दिलाने के लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाए, जो संघर्ष किया, और देश की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने इस वर्ग की आज़ादी के आंदोलन के लिए या उसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसको शोषण से मुक्त करने के लिए जो आंदोलन चलाए, और उस आंदोलन का ही परिणाम था कि आज इस समाज के लोग उनको देवता के रूप में पूजते हैं। तो पहला तो ये क्षेत्र। दूसरा, हम सभी जानते हैं वो हमारे देश के संविधान के शिल्पकार थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और आज जिस कानून, जिस संविधान द्वारा बनाई गई सरकार और शासन और जिस देश में हम सांस ले रहे हैं वो उन्हीं की देन है। और तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं, दुनिया की दृष्टि से इसको कहेंगे पहले नंबर पर, आज भी अनेक यूनिवर्सिटीज़ में उनके द्वारा लिखित किताबें चलती हैं। ज्ञान के क्षेत्र में उनका दुनिया में कोई सानी नहीं है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जैसा कि पहले व्याख्यानों में मैं स्पष्ट किया था कि दुनिया का नंबर 1 स्कॉलर उनको घोषित किया गया, और यूनिवर्सिटी के सामने उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के जो योगदान है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब हमें कहेंगे कि न सिर्फ इस दृष्टि से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जैसे मैंने कहा कि ग्रेट स्कॉलर थे, तो इन तीनों क्षेत्रों में उन्होंने अनेक जो विचारिक, जो हम कहेंगे कि उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, पुस्तकें लिखी, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ दलितोद्धार या संविधान के शिल्पकार या आज़ादी के आंदोलन में जो उनका समाज को हक दिलाने के लिए जो योगदान था, उस दृष्टि से ही नहीं, हम ये कहेंगे कि जो वैचारिक क्षेत्र होते हैं, जो भारतीय जो वैचारिक, जो हमारी जो बुक है भारतीय राजनीतिक विचारक, ठीक है, और इसी का जो हम कहेंगे MA फाइनल में जो बुक चलती है, चॉइस का पेपर है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतक। ठीक है, तो उस दृष्टि से हम कहेंगे कि इनको ग्रेट जो विचारक हैं उस श्रेणी में उनको रखा जाता है। ठीक है, ग्रेट विचारक श्रेणी में रखा जाता है, तो हम कहेंगे कि उनके विचार राजनीतिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, सभी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम देखेंगे राजनीतिक दृष्टि से उनके विचार, राजनीतिक दृष्टि से यानी लोकतंत्र के बारे में वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र पर अंबेडकर क्या सोचते हैं। अब देखिए, लोकतंत्र पर उनके विचार को जानने से पहले एक बात जानना ज़रूरी है। जो लोकतंत्र जो अंबेडकर हैं, उनकी दृष्टि में लोकतंत्र से पूर्व किस तरह का लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। देखिए, यहाँ जो बात हम कह रहे हैं, जो ये है, जो आपका टॉपिक है, जिसको हम कहें कि लोकतंत्र पर विचार। ठीक है, अंबेडकर क्या कहते हैं। अंबेडकर लोकतंत्र की जो परंपरागत प्रणाली है, जो संसदात्मक प्रजातंत्र है, जो इंग्लैंड के संविधान से हमने लिया है, और दुनिया में प्रजातंत्र के भिन्न भिन्न रूप है, भले ही अमेरिका का अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो या ब्रिटेन का संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, मुख्यतः 2 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र का जो स्वरूप है उसको लोकतंत्र क्यों कहते हैं, प्रजा का शासन क्यों कहा जाता है। क्योंकि जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली की क्या परिभाषा लोकतंत्र की, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। यानी क्या कहता है ये परिभाषा क्या कहती है। ये परिभाषा कहती है कि जिन लोगों का शासन है, सरकार जिन लोगों की बनी हुई है, वो हमारे द्वारा चुने हुए लोग हों, यानी हम सबको वोट का अधिकार हो, और न सिर्फ वोट का अधिकार हो, चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो, एक आम आदमी भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सके, वो अधिकार। ठीक है, तो ये हम कहेंगे, उस शासन प्रणाली को हम क्या कह देते हैं, लोकतंत्र। लेकिन क्या यही लोकतंत्र है। अंबेडकर की दृष्टि से इसको ही लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। वो कहते हैं कि ऐसा लोकतंत्र स्थापित होने से पहले, स्थापित करने से पहले
एक सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, और आर्थिक लोकतंत्र से भी पहले सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। यह सामाजिक लोकतंत्र से मतलब क्या है? क्योंकि जब तक समाज में सभी वर्गों को समान भागीदारी नहीं मिलेगी, सभी वर्गों को समान नहीं समझा जाएगा, समाज में एक जाति द्वारा दूसरी जाति का शोषण चालू रहेगा, तब तक इस तरह के जो जनता द्वारा जनता के लिए शासन वाले लोकतंत्र का कोई मोल नहीं है। यानी राजनीतिक लोकतंत्र से पहले कौन सा लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए? सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है। दूसरी बात, आर्थिक लोकतंत्र। जब तक समाज में गरीबी अमीरी के बीच में ये चौड़ी खाई रहेगी, तब तक उस राजनीतिक लोकतंत्र का भी कोई मोल नहीं है। यानी वोट देने के अधिकार की कोई कीमत नहीं है यदि गरीबी है, और गरीबी है तो उसके वोट खरीदे जा सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित होना चाहिए और उसके बाद में राजनीतिक लोकतंत्र होना चाहिए। ये उनका दृष्टिकोण है। यह होना चाहिए नहीं होगा तो हम यही कहेंगे कि एक बार कोई व्यवस्था हमें स्थापित करनी है तो कोई ना कोई व्यवस्था स्थापित करनी होगी, और कोई ना कोई व्यवस्था वो सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था ही हो सकती है। इसके वो समर्थक है कि राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था ही स्थापित होनी चाहिए, लेकिन उससे उसका महत्व तभी है जब सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित किया जाए। ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर भी वर्तमान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसी के समर्थक है, ये हम कह सकते हैं, और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो लोकतंत्र, इस राजनीतिक लोकतंत्र से पहले समाज में भेदभाव समाप्त करना चाहते हैं और समाज में आर्थिक जो असमानता है उसको समाप्त करना चाहते हैं, और ये होगा तभी इस लोकतंत्र की कीमत होगी। अन्यथा ये हम कहें कि औपचारिकता के लिए भले ही हम स्थापित कर लें, इसकी सफलता तभी मानी जाएगी जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अंबेडकर के लोकतांत्रिक विचार। ठीक है। बाबा साहब के लोकतांत्रिक विचार। इधर देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ बाबा साहब का एक कि सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ क्या है। जो मैंने स्पष्ट किया वही देखिए, इसके माध्यम से स्पष्ट हो। ये जो सेंटेंस है, ये जो बाबा साहब का वक्तव्य है, वो जो मैंने कहा उसी को स्पष्ट कर रहा है कि सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ क्या है। ठीक है। मैंने बताया ना आपको सामाजिक प्रजातंत्र वाली बात। यह एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। यानी यही वो जीवन पद्धति है जो समाज में स्वतंत्रता लाती है, समानता लाती है, भाईचारा लाती है। समाज में अगर ये नहीं है तो उस राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मोल नहीं है, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया। तो हम अब शुरू करते हैं भीमराव अंबेडकर के लोकतंत्र पर विचार। ठीक है। ये जैसा मैंने स्पष्ट किया ही है, सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र की पूर्व शर्त है, ये अंबेडकर ने कहा। बाबा साहब क्या कहते हैं? वह शासन की ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में बिना किसी रक्तपात के परिवर्तन लाया जा सके। यानी देखो, इस परिभाषा के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सामाजिक प्रजातंत्र है वो आर्थिक प्रजातंत्र है। बिना किसी रक्तपात के अगर परिवर्तन लाया जा सकता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई न कोई जो इसके लिए ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को ही अपनाया जाए। तो ये तो ज़रूरी है कि हमें अपनाना तो क्या पड़ेगा? लोकतांत्रिक शासन। ठीक है। ये बाबा साहब का भी कहना है कि प्रणाली के रूप में हमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ। ठीक है। अब लेकिन क्या कहते हैं अंबेडकर? देखिए, संसदीय प्रजातंत्र के, और देखिए लोकतंत्र का भी कौन सा रूप उन्होंने स्वीकार करना चाहा, अपने संविधान में स्थान दिया। ब्रिटेन का जो संसदीय प्रजातंत्र है उसके प्रति ही आस्था उन्होंने व्यक्त की। ठीक है। लेकिन यहाँ हम कहेंगे पश्चिमी जो समाज है, जो पश्चिमी जो विद्वान है, उनकी जो परिभाषा लोकतंत्र की, ठीक है, उसके बारे में वो जरूर कहना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि वो पश्चिमी समाज के अनुकूल ही है, क्योंकि वहाँ समाज में ये जो भेदभाव है सामाजिक और आर्थिक रूप में वो उतना नहीं है। ठीक है। तो इसलिए वो ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पश्चिमी विद्वानों की जो परिभाषा है उसको व्यवहारिक और सैद्धांतिक दो भागों में बांट सकते हैं। व्यवहारिक रूप में तो वो किसके हाथ में है? ये कमी है एक तरह से।
कहते व्यवहारिक रूप में तो किसके हाथ में है शासन की शक्ति? जनप्रतिनिधियों के हाथ में। और सैद्धांतिक रूप से किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। क्या है परिभाषा? जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। यानी सैद्धांतिक दृष्टि से हम कहेंगे किसके हाथ में है शक्ति? जनता की, लोकतंत्र की, जनता के हाथ में। नाम ही क्या है? लोकतंत्र, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता का शासन है। लेकिन व्यवहारिक रूप में किसके हाथ में है? जनप्रतिनिधियों के हाथ में। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने भी कही। लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहते हैं वही वाली बात कि जब तक समाज में समानता स्थापित नहीं होगी, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, तब तक इस परिभाषा का भी कोई मोल नहीं है। इसलिए संसदीय प्रजातंत्र के प्रति आस्था होते हुए भी वो दो आपत्तियां स्पष्ट करते हैं, दो महत्वपूर्ण शिकायतें हम कह सकते हैं इस शासन व्यवस्था के प्रति। पहली बात, विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत के प्रति अविश्वास। अब देखिए, विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत से श्रेष्ठ तो लोकतंत्र का कोई सिद्धांत ही नहीं है। विधि के समक्ष समानता का मतलब कानून के समक्ष समानता। इस सिद्धांत के प्रति उनका अविश्वास क्यों है? उनको अविश्वास इसलिए है क्योंकि वो ये समझते हैं कि यह सिद्धांत लोकतांत्रिक जीवन का आदर्श तभी बन सकता है जब वही वाली बात जो मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ, जब तक सामाजिक व आर्थिक विषमताओं का उन्मूलन नहीं किया जाएगा, तब तक व्यक्ति समान रूप से विधि के संरक्षणों से लाभान्वित नहीं हो पाएगा। क्या मतलब है यहाँ पर? कि अगर मान लीजिए एक गरीब के साथ अन्याय हुआ है और एक अमीर के साथ अन्याय हुआ है, अमीर को न्याय मिल जाता है, वो कानून का दरवाज़ा खटखटाता है और उसको न्याय मिल जाता है। लेकिन एक गरीब उस कानून के दरवाजे तक पहली बात तो पहुंचना ही मुश्किल, अगर पहुंच भी गया तो उसको वहाँ न्याय नहीं मिलता। ऐसी संभावना बहुत कम रहती है। यानी कहने की बात है, विधि के समक्ष समानता का तभी मोल है जब सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समाज में खत्म हो। और भारत जैसे देश में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा असमानता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, संसदीय लोकतंत्र को इसलिए भी कमी समझते हैं इसमें कि निर्णयों में विलंब होता है, और भारत जैसे देश में ये निर्णयों में विलंब बहुत घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब निर्णय होगा तब तक तो न जाने किस गरीब के साथ कितना अन्याय हो सकता है। इसलिए निर्णयों में तीव्रता होनी ज़रूरी है। और निर्णयों में तीव्रता कैसे होगी? संविधान में ऐसे प्रावधानों के माध्यम से, और शासन को ऐसा वचनबद्ध किया जाए कि वो क्या करे? तीव्र न्याय दे, तीव्र निर्णय ले, तभी इस लोकतंत्र का वास्तविक हम कहेंगे कि सार्थकता हो सकेगी। इसलिए हमारे देश में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसमें पहली बात यही जोड़ी गई है कि किस तरह से सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की जाए। प्रस्तावना में ही ये वर्ड यूज़ कर लिए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखिए, तभी तो शोषण मुक्त समाज की स्थापना हो सकेगी। और इसी तरह से दूसरी बात हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान, हमारी सरकारों को ये गारंटी दी गई, उन सरकारों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस क्षेत्र में वो काम करें। तो ठीक है, तो आगे हम देखते हैं लोकतंत्र की सफलता की शर्तें। अब हम देखना चाहेंगे कि अंबेडकर क्या कहते हैं। लोकतंत्र तो जैसा वो स्थापित करना चाहते हैं उन्होंने संविधान के माध्यम से कर दिया। मान लीजिए सारे प्रावधान जो ज़रूरी समझते थे हमारे देश के संविधान के द्वारा उन्होंने लिपिबद्ध कर दिए। लेकिन संविधान में प्रावधान करने से ही क्या होगा? जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि संविधान क्या है, किसका नाम है संविधान? संविधान के बारे में कहते हैं वो कि यह एक, हम कह सकते हैं, एक सूखा ढांचा ही तो है। संविधान एक सूखा ढांचा है। उसको मान लीजिए हम शरीर से कल्पना करते हैं, सूखा ढांचा एक कंकाल है जिसमें रक्त मांस का संयोग तब तक नहीं होता। यानी कहने की बात यह है कि जब तक राजनीतिक क्रियाकलाप
संवैधानिक मूल्यों की स्थापना नहीं हो सकती, नैतिकता को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, और व्यक्तियों को उस तरह के संविधान के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस संविधान का कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा संविधान एक सूखा ढांचा मात्र है। तो इसका वो क्या चाहते हैं, ये संविधान को हम कहें कि सूखे ढांचे को कैसे रक्त और मांस से संपन्न किया जाए, इसके लिए वो क्या कहते हैं, लोकतंत्र की सफलता की शर्तें बतलाते हैं। ये चीज़ें हों तो लोकतंत्र सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, सामाजिक लोकतंत्र। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, शुरू में ब्रीफ किया था तभी। पहली बात यही है कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो, यानी कहने की बात क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता तभी निश्चित होगी जब समाज में जाति प्रथा, अस्पृश्यता, असमानता, अन्याय दूर होंगे। और इसके लिए क्या किया जाएगा, देखिए, पहली बात तो जाति प्रथा और अस्पृश्यता का उन्मूलन हो। दूसरी बात, संवैधानिक और कानूनी संरक्षणों का प्रावधान। अगर अन्याय होता भी है तो संविधान द्वारा ऐसे कानूनी संरक्षण हो कि उनकी रक्षा की जा सके। ठीक है, तो इस तरह से वो ये कहते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने देश के संविधान में, देखिए, एक समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की बात कही, और समाज में और देश में भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक, जातीय हर तरह की भेदभाव को दूर किया। ठीक है, तो ये वो चाहते हैं कि पहली बात, समाज में लोकतंत्र की सफलता लेके ज़रूरी है कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो। ठीक है, तभी लोकतंत्र के आदर्शों को प्रतिबिंबित या प्रतिस्थापित हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, प्रशासन की राजनीतिक तटस्थता। दूसरी बात ये देखिए, बहुदलीय प्रणाली और सक्षम विपक्ष। जब तक जनता के हाथों में एक दल को हटाकर दूसरे दल को सत्ता सौंप देने का अधिकार नहीं होगा, तब तक लोकतांत्रिक शासन का कोई अर्थ नहीं है। इस आधार पर हम कहेंगे उन्होंने द्विदलीय नहीं, एक दलीय तो खैर हो ही नहीं सकता लोकतंत्र में, वो तो तानाशाही शासन व्यवस्था होती है। जैसे चाइना वगैरह में हम कह सकते हैं, ये नाम भले लोकतंत्र की वो बात करते हैं, बात भले ही लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन वो तानाशाही शासन, जहाँ एक ही दल की सरकार, यानी कहने के बाद वहाँ उस दल का ही शासन रहता है। व्यक्ति भले ही बदल सकता है, लेकिन दल वही रहेगा, विचारधारा वही रहेगी, तो वो तो हम कहेंगे तानाशाही शासन व्यवस्था होती है। बेस्ट हम कहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र के लिए ऐसा समझा जाता है कि वो दुनिया में ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए द्विदलीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं द्विदलीय व्यवस्था होनी चाहिए, बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इस बहुदलीय व्यवस्था में विपक्ष सक्षम होना चाहिए। यानी देखिए, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिसकी सरकार हो, डेफिनेटली वो बहुमत दल प्राप्त दल होता है, और विपक्ष में सक्षम विपक्ष हो। ठीक है, लेकिन बहुदलीय शासन प्रणाली का समर्थन वो इसलिए करते हैं ताकि सभी विचारधाराओं, सभी वर्ग के लोगों को अपनी विचारधाराओं के आधार पर संगठन, सत्ता और दल बनाने का अधिकार, और सभी वर्ग के लोगों को संसद में प्रतिनिधित्व मिले। इसलिए क्यों चाहते थे ऐसा, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ वो विविधता नहीं है जो कि अपने देश में। हमारा देश में जितनी जातियाँ हैं, जितने धर्म हैं, जितनी कल्चर हैं, जितने क्षेत्र हैं, जितनी भाषाएं हैं, जितने धर्म हैं, दुनिया के किसी देश में नहीं है। इसलिए वो चाहते थे कि बहुदलीय शासन व्यवस्था हो, ताकि सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले और संसद में उनको स्थान मिले, अपनी बात कहने का उनको हक मिले। ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि बहुदलीय शासन। ओके, अब हम देखते हैं तीसरी बात वो क्या कहते हैं, राजनीतिक तटस्थता की बात। प्रशासन की राजनीतिक तटस्थता। प्रशासन यानी एक तो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं, जो कानून बनाने वाली जो संस्था होती है, व्यवस्थापिका की वो सदस्य होते हैं, वो कानून बनाते हैं। कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करते हैं, प्रशासन। जो हमारा प्रशासन यानी जो सरकारी जो हम कहते हैं अधिकारी,
जो IAS RAS और ऊपर से लेकर नीचे तक न जाने कितने प्रशासन के लोग होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंट वो ही करते हैं, क्रियान्वित वो ही करते हैं कानूनों का। लेकिन ये जो पॉइंट है वो ये कह रहा है सरकारें बदल जाती हैं, शासन बदल जाते हैं, दल बदल जाते हैं, किसी दल की आज सरकार है तो कल किसी और की सरकार होगी, लेकिन प्रशासन की राजनीति को कैसा रहना चाहिए, राजनीतिक रूप से तटस्थ। जो हम देखते हैं ना कि जैसे सरकारें बदलती हैं तो उसके कुछ टाइम बाद में ही जो हम कहेंगे कि कलेक्टर बदले जाते हैं, RS बदले जाते हैं, पुलिस विभाग में हम कहेंगे SP और RPS DSP और भी न सभी विभाग के जो हम देखते हैं कि बदलाव होता है, वो नहीं होना चाहिए। प्रशासन को सरकार, हर सरकार के साथ भक्ति या भक्ति क्या मतलब, प्रशासन को सरकार के साथ नहीं बदलना चाहिए। सरकार बदली है, सरकार के साथ किसी और दल की सरकार स्थापित हुई है, लेकिन प्रशासन को तटस्थ रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्यों रहना चाहिए? इसके लिए वो कहते हैं कि सक्षम जो शासन होगा वो तभी हो सकता है। शासन को समुचित संरक्षण दिया जाए, उसको सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया जाए कि सरकार बदलने के साथ उनका अहित नहीं होगा। निष्ठा किसी राजनीतिक दल, किसी सरकार के प्रति नहीं, बल्कि विधि के प्रावधानों के प्रति होनी चाहिए। ये वो बात कहना चाहते थे, इसलिए प्रशासन की राजनीतिक तटस्थता की बात वो करते हैं। फिर देखिए वो क्या करें, बहुमत की निरंकुशता पर मर्यादाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। जिसका शासन है उसको ये अधिकार मिल जाए कि वो अल्पमत को कुचल सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रक्रियाएं हो, ऐसी परंपराएं हो कि अल्पमत की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। वही वाली बात है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा विविधता है, तो ऐसा नहीं कि अल्पमत को हम कुचल दें, ठीक है। इसी तरह से संवैधानिक नैतिकता का पालन। अब यहाँ पर वो क्या करेंगे, सिर्फ संविधान बनाने से या संविधान का आदर्श स्वरूप स्थापित करने से ही समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना नहीं हो सकती। लोकतांत्रिक आदर्शों को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब जिस राजनीतिक दल की सरकार है, जो शासकीय निकाय हैं, उनको संचालित करने वाले व्यक्ति उस नैतिकता के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि संविधान एक सूखा ढांचा मात्र है, उस पर रक्त और मांस का जो संयोग है वो राजनीतिक क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्तियों और संवैधानिक मूल्यों द्वारा ही हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से फिर वो क्या कहते हैं, जनमत की जागरूकता। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम कहेंगे कि जब तक जनमत जागरूक नहीं होगा तब तक उनका कोई मोल नहीं। लोकतंत्र की सफलता की सर्वाधिक विश्वसनीय आधार अगर है तो हम कहेंगे जनमत की जागरूकता। जब तक जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति आश्वस्त नहीं होगी, जागरूक नहीं होगी, सतर्क नहीं होगी, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्थापित करने का मोल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आवश्यक परिस्थितियां तभी निर्मित होंगी, ये सारी चीज़ें जो ऊपर बताई वो तभी निर्मित होंगी जब जनमत जागरूक होगा, शिक्षित होगा, जागरूक होगा। इसी तरह से एक पॉइंट है मानव अधिकारों का प्रबल समर्थन। अब अंबेडकर क्या कह रहे हैं, बाबा साहब क्या कह रहे हैं, मानव अधिकारों के वो ऐसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जहां पर कुछ ऐसे अनुल्लंघनीय अधिकार जरूर प्राप्त होने चाहिए जनता को, और यदि उनका उल्लंघन हो तो संविधान में ऐसा प्रावधान हो, ऐसे कानूनी संरक्षण प्राप्त हो कि उल्लंघन करने का साहस ही नहीं करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी कि ऐसा सामाजिक और राजनीतिक परिवेश स्थापित किया जाए, ठीक है। तो इस आधार पर हम कहेंगे ये पॉइंट्स हैं वो हमें बतलाते हैं कि जो बाबा साहब हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, वो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या पूर्व शर्तें बतलाते हैं, ठीक है। ये बाबा साहब की ऑफिस में काम करते हुए देखिए पिक्चर है, देखिए इसको। लास्ट में ये मैं पढ़ाना चाहूँगी बाबा साहब का ये कोटेशन, उनका ये वक्तव्य। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। जो हम क्वेश्चन करते हैं ना, क्या ये हो सकता है, क्या समाज में समानता आ सकती है, क्या आर्थिक समानता स्थापित हो सकती है, हमें लगता है ये कल्पना है।
असंभव है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इस बात को समझते हैं कि ठीक है, ये उस लेवल की समानता स्थापित नहीं हो सकती, लेकिन शासन का ये गवर्निंग सिद्धांत के रूप में हमें इसे स्वीकार करना ही होगा, ताकि इसके लिए हम प्रयास सदैव करते रहें और जो कमज़ोर वर्ग है उसको न्याय प्राप्त होता रहे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।